हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीइमैटिक्स। तो एंटीइमैटिक्स को डिस्कस करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें इमासिस का पता हो, तभी तो हम कहेंगे ना कि ये ड्रग्स आपकी इमासिस को रोकती है। इमासिस मतलब वॉमिटिंग, ठीक है। तो जनरली इमासिस होता क्या है? इमासिस का मतलब क्या है? फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ जीआई कंटेंट। आपने जो भी खाया था, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी आपका कंटेंट था, जब आपका वाया माउथ वो एक्सपेल होके बाहर आता है, उसी को हम इमासिस बोलते हैं या फिर वॉमिटिंग बोलते हैं। अब इमासिस होती क्यों है, ठीक है, इसके पीछे की जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, हालांकि इससे रिलेटेड एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि वहां से आप डिटेल में इमासिस को समझ सके। लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर के लिए, क्योंकि एंटी इमैटिक ड्रग को पढ़ना है, यानी कि वो ड्रग जो कि इमासिस को प्रिवेंट करेगी या जो इमासिस हो रही है उसे नहीं होने देगी, उन ड्रग्स को डिस्कस करना है, तो उसके लिए इमासिस का थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही बताने वाली हूँ, हालांकि उसमें आपको समझ में सारा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि इमासिस किस वजह से होती है, ठीक है, क्या क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजीज हो सकती हैं और हम कैसे ड्रग्स को यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम फोकस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी में, ओके, कि वॉमिटिंग हो कैसे रही है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक है, पूरा सीएनएस हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसमें हमने देखा था कि हमारे ब्रेन में हमारा जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में हमारे क्या होते हैं, वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिटेल में नहीं जा रहे, ये हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा में ही हमारा क्या है, इस तरीके से हमारे क्या है, सेंटर प्रेजेंट है। इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इस सेंटर का नाम है वॉमिटिंग सेंटर। यानी कि ये सेंटर जब भी एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपका वॉमिटिंग होगी, ठीक है। तो ये सेंटर हमें दिमाग में रखना है। कहां पे है ये, मेडुला ऑब्लिंगेटा में, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो आपका वॉमिटिंग सेंटर है, इसे कितने तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है। सेंटर तो है हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा में, लेकिन एक्टिवेशन के तरीके देखो बॉडी में कितने अलग अलग हैं, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, वन बाय वन में सारे आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। तो सबसे पहला, यहाँ पे जहां पे आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा में वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट है, इस वॉमिटिंग सेंटर का नाम भी मैं बता दूं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक हो गया, ये इसका नाम है, ठीक। जहां पे ये सेंटर है उसी के पास में एक और सेंटर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहां पे करीब। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा सीटीजेड, ठीक है। सीटीजेड मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। ये हमारा, ये भी आपका एक वॉमिटिंग सेंटर है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। ये सेंटर है, ठीक हो गया। तो होता क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि अगर वॉमिटिंग होनी है, ठीक है, वॉमिटिंग जो रिफ्लेक्स है वो किसकी वजह से आएंगे, वॉमिटिंग सेंटर के एक्टिवेशन की वजह से। किसी भी वजह से अगर वॉमिटिंग सेंटर आपका एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, आपका वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आएगा। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, वो सारी प्रोसेस जो कि वॉमिटिंग के दौरान हमारी बॉडी में होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहला, हमारी जब भी वॉमिटिंग होती है तो बॉडी में क्या क्या हो रहा होता है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहली बात क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीआई ट्रैक। जो हमारा जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसका पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, चलो स्टमक में तो काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो रहे हैं। अब क्या होगा, फूड को, इमासिस में क्या है, जो भी आपका कंटेंट है उसे ऊपर आना है ना, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा जो इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसका नीचे का जो लोअर स्फिंक्टर है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो ना, जब तक वो स्फिंक्टर आपका क्लोज है तो जो खाना आपके स्टमक में है वो ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकेंड जो आपका इस पर प्रोसेस होती है वो क्या है, आपका रिलैक्सेशन ऑफ लोअर esophageal
स्पिंक्टर, ये हमारा दूसरा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हुआ, जो हमारा इसोफेगल स्पिंक्टर है वो हमारे क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स में, नेक्स्ट है हमारी जो एपिग्लॉटिस है। देखो हमें पता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत क्लोजली वर्क करता है ना, तो जब हम क्या करते हैं फूड भी लेते हैं तो फेरिंग्स से होता हुआ जाता है ना, कहाँ चला जाता है, हमारे इसोफेगस में चला जाता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं वाया माउथ या नोज जो भी है आपका, वो भी फेरिंग्स में जाता है, लेकिन वहां से कहाँ चला जाता है, हमारे लैरिंग्स ट्रैकिया में चला जाता है। तो ये दोनों सिस्टम साथ साथ काम कर रहे होते हैं, है ना। तो क्या इन सिस्टम को एक दूसरे से अलग करने का काम कौन करता है, एपिग्लॉटिस, है ना। तो क्या होता है जब आप सांस ले रहे होते हो तो एपिग्लॉटिस क्या हो जाती है आपकी, ओपन हो जाती है, सो दैट आप सांस लें तो वो कहाँ जाए, आपके ट्रैकिया में जाए, यानी कि विंड पाइप में जाए। लेकिन जब आप खाना खा रहे होते हो तो उस टाइम पे एपिग्लॉटिस क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, सो दैट जो आप खाना खा रहे हो वो ट्रैकिया में ना जाए, वो कहाँ जाए, ओसोफेगस में जाए, क्योंकि दोनों कॉमन पाथ है, ठीक है। फेरिंग्स से होते हुए ही आपके फूड को भी जाना है, एयर को भी जाना है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स में, हमारी जो एपिग्लॉटिस है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। क्यों होती है क्लोज, सेम वही बात है भाई, आप खुद सोचो, अगर आपको वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, स्टमक में फटाफट कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, इसोफेगस भी आपका स्पिंक्टर खुल चुका है, कंटेंट ऊपर की ओर आ रहा है, अगर एपिग्लॉटिस आपकी ओपन रहेगी तो क्या होगा, उसकी वजह से जो वो कंटेंट ऊपर आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, हमारे ट्रैकिया में एंटर कर सकता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं एस्पायरेशन न्यूमोनिया, है ना। जिस केस में आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपका कंटेंट था वाया माउथ बाहर निकलना था, लेकिन वो कहाँ एंटर कर गया, आपके ट्रैकिया में, तो वो प्रॉब्लम करेगा ना, समझ में आ रहा है ना, गलत ट्रैक पकड़ लिया उसने। तो ये प्रोसेस होती है वॉमिटिंग रिफ्लक्स के केस में। तो यहां से हमें पता चला कि भाई जब भी ये वॉमिटिंग सेंटर जो कि न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडेरियस है ये एक्टिवेट होगा तो ये प्रोसेस होंगी बॉडी में, ठीक हो गया। अब बात आती है कि ये एक्टिवेट कैसे होगा, ये कह तो दिया हमने एक्टिवेट होगा तो ये होगा और वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन एक्टिवेशन कैसे होता है, तो देखिए फर्स्ट वे क्या है एक्टिवेशन का, वाया सीटी जेड। इसी के पास में एक और हमारा क्या होता है, आप बोल सकते हो एरिया या सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम सीटी जेड बोलते हैं। तो जब भी अगर इसका एक्टिवेशन हुआ, सीटी जेड की एक खास बात ये होती है कि ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर रहता है, तो आसानी से कोई भी हमारी ड्रग इसे एक्टिवेट कर सकती है, क्योंकि आप जानते हो ना बैरियर के अंदर होना मतलब ड्रग को पहले उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके, जैसे एनटीएस है हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडेरियस, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर है, तो हर किसी चीज का असर इसमें नहीं होने वाला, केवल वही ड्रग, केवल वही एजेंट एनटीएस को एक्टिवेट कर पाएंगे जो क्या करते हैं, आपके ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकते हैं। बट क्योंकि सीटी जेड ट्रिपल बी से बाहर है तो इसका एक्टिवेशन आसानी से हो सकता है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारा सीटी जेड एक्टिवेट हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मेनली हमारी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग ये क्या करती है, हमारा सीटी जेड को एक्टिवेट कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा कैंसर कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स यूज होती हैं उनका एक बहुत कॉमन सा साइड इफेक्ट होता है वॉमिटिंग, ठीक है, जो इमासिस हो रही है। तो वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती हैं डायरेक्टली हमारे सीटी जेड को एक्टिवेट कर देती हैं, और जैसे ही ये सीटी जेड एक्टिवेट होगा, ठीक है, जैसे ही ये सीटी जेड एक्टिवेट होगा ये किसे एक्टिवेट कर देता है, आपका वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक ड्रग वॉमिटिंग सेंटर को नहीं कर पाई एक्टिवेट, क्योंकि ये ट्रिपल बी के अंदर है, ये क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर था ये सेंटर, इसीलिए साइटोटॉक्सिक ड्रग जो भी ऐसी ड्रग्स हैं उन्होंने क्या किया, सीधे सीटी जेड को एक्टिवेट किया और हो गई क्या, वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हुआ और वॉमिटिंग हो गई, सबसे पहली बात। इसके अलावा जो बात ध्यान में रखने वाली है वो क्या है कि जो ये सीटी जेड होता है ना, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सारे मैंने डिटेल में आपके लेक्चर में बताए हुए हैं इमासिस के, मैं यहाँ पे भी उन्हें मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो सीटी जेड में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास है H1 रिसेप्टर हिस्टामिन का, ठीक है, M1 रिसेप्टर मस्कैरेनिक रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन का, नेक्स्ट हमारे पास है NK1 रिसेप्टर, ये न्यूरोकाइनिन आपका सब्सटेंस पी, मैंने बताया था सब्सटेंस पी
पेन ट्रांसमिशन में कितना इंपॉर्टेंट है, जब हम पेन ट्रांसमिशन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे इन ओपोइड एनाल्जेसिया, तो वो उसी का रिसेप्टर है सब्सटेंस पी का। तो NK1 रिसेप्टर किसका है, सब्सटेंस पी का। नेक्स्ट वी हैव कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। कैनाबिनॉइड सबको पता है, ये बेसिकली साइकोएक्टिव ड्रग है, ठीक है। लोग इसे एब्यूसिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, मैरिजुआना जिसे बोलते हैं हम बेसिकली। तो कैनाबिनॉइड के भी रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली CB1 रिसेप्टर इन्हें बोलते हैं, ठीक है। CB1 रिसेप्टर कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर हैं ये। नेक्स्ट वी हैव ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है, जो हमारे ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं उनके रिसेप्टर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। चाहे वो एंडोजिनस हो एक्सोजिनस हो, आप बाहर से ओपियोइड लो, मॉर्फिन ले लो, कोडीन ले लो, कोई सी भी हो, वो इसको एक्टिवेट कर सकती है। तो ये मेजर हमारे क्या है, रिसेप्टर्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओपियोइड के भी ध्यान में रखना, म्यू रिसेप्टर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से बहुत क्लियरली ये चीज अब पता चल जाती है कि अगर किसी भी वजह से ये केमिकल इनके एगोनिस्ट बाइंड हुए, ठीक है, H1 से अगर हिस्टामिन बाइंड हुआ तब भी क्या होगा, CTZ एक्टिवेट होगा। M1 से अगर एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ तब भी होगा। तो ये सारे आपके क्या है, रिसेप्टर्स हैं, अगर इनके एगोनिस्ट आए तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन तब भी एक्टिवेट होगा। और वो किसको एक्टिवेट करेगा, वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा। एक और यहाँ पे रह रहा है आपका रिसेप्टर, वो है D2 रिसेप्टर, ओके। D2 रिसेप्टर किसका है, D2 रिसेप्टर डोपामीन का, ठीक हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में आपने रखनी है कि ये जितने भी रिसेप्टर आपको CTZ में दिख रहे हैं, यही सेम रिसेप्टर आपके वॉमिटिंग सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रिसेप्टर केवल CTZ में है, ये सारे के सारे रिसेप्टर हमारे वॉमिटिंग सेंटर यानी कि NTS में भी प्रेजेंट है। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो आपके NTS में जाके एक्ट करेगा तब भी वॉमिटिंग होगी, ठीक हो गया। तो दोनों जगह पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आप यहाँ पे भी मान के चलेगा। तो सबसे पहला आपको पाथ पता चल गया एमएसएस का, वो क्या है, वाया CTZ एक्टिवेट होगा तो वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा, वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आएंगे ही आएंगे, वॉमिटिंग होगी। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। यही है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। तो क्या होता है हमारा, जैसे ही आप किसी चीज को, कोई ऐसी चीज है जो बहुत गंदी स्मेल कर रही है, उसका ओडोर बहुत खराब है, स्मेल हो गया आपका, साइट आपने कोई ऐसी चीज देख ली है जो आपको बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लग रही है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि ब्लड देखते ही आपको वॉमिटिंग आ जाती है ना। तो डिपेंड करता है, हर किसी का अलग अलग आपका क्या है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो कभी अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको सही आपको स्मेल नहीं दे रही है या आपको साइट में प्लीजेंट नहीं लग रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं, ये दोनों ही चीजें ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स सबको पता है, जो हमारा सेरेब्रम है उसका आउटर पोर्शन ही आपका कॉर्टेक्स है। तो जैसे ही कॉर्टेक्स आपका एक्टिवेट होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे ही हमारा कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा तो ये कॉर्टेक्स क्या करता है, आपका डायरेक्टली आपका वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। समझ में आ गया दूसरा मैकेनिज्म, ठीक है। एक्टिवेशन किसका हुआ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, किसकी वजह से, जो आपका स्मेल या साइट की वजह से, और एकदम से कॉर्टेक्स एक्टिवेट होते ही इसने किसको एक्टिवेट कर दिया, वॉमिटिंग सेंटर को। ये वाला भी आपका एक मैकेनिज्म होता है ऑफ वॉमिटिंग, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है और क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। देखो नेक्स्ट हमारे पास है हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहां पे होता है ये न्यूक्लियाई, ये मैंने आपको जब एंटी हिस्टामिनिक पढ़ा रही थी, वर्टिगो मैंने पढ़ाया था, वहां पे इसका रोल मैंने आपको बताया था। ये जो हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, ये हमारा कहां पे प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन में, ठीक है। मेनली ये कहाँ पे है, हमारा जो आपका पॉन्स है और जो अपर मेडुला है उसके आसपास पे ये प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, देखो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई किस तरीके से, मिड ब्रेन नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपका पॉन्स हो गया, अपर मेडुला हो गया। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, अब इसका एक्टिवेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई क्या है आपका, ये वो न्यूक्लियाई है जो हमारे पॉन्स में अपर मेडुला में प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जब भी हमारा एयर फ्लूइड ऑसिलेशन होता है, जो हमारे कान के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, उसमें जब आपका मूवमेंट होता है, ऑसिलेशन होता है,
और ऑसिलेशन भी बहुत ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो जाता है बाय वेस्टिबुलर नर्व। आपको पता है ना, एयर से हमारी नर्व जाती है वेस्टिबुलर नर्व, तो सीधे क्या होता है, जब भी हमारे कान में जो फ्लूइड है वो ऑसिलेट करेगा तो ये नर्व एक्टिवेट हो जाती है और ये नर्व सीधे जाके हमारे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही ये न्यूक्लियाई एक्टिवेट होगा तो ये क्या कर देता है, आपका वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देगा और वॉमिटिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है, हर कोई वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर रहा है, तरीके अलग अलग हैं। अब बात ये आती है कि जो ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई आपको दिख रहा है ना, इसमें भी हमारे दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस में। कौन कौन से हैं हमारे, H1 एंड M1। ये दो रिसेप्टर है, यानी कि हिस्टामीन का H1 रिसेप्टर, M1 एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर। तो इसका मतलब एयर फूड ऑसिलेशन की वजह से तो वॉमिटिंग हुई, लेकिन साथ में अगर कभी भी वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में प्रेजेंट ये दोनों रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं वाया देयर एगोनिस्ट, यानी कि H1 से हिस्टामीन बाइंड होता है या M1 से एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है, तो तब भी आपका क्या होगा, वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा। ठीक है, रिसेप्टर्स का रोल हम साथ साथ में करते जा रहे हैं क्योंकि मेडिसिन यहीं से डिस्कस होनी है हमारी। ठीक हो गया, तो ये था आपका कितना हो गया, थर्ड आपका मैकेनिज्म हो गया ऑफ इमासिस, थर्ड पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे हमने कवर की। नेक्स्ट आता है आपका, देखो अब क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा जीआई ट्रैक। ठीक है, अब जीआई ट्रैक में क्या होता है ये समझते हैं, चलिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये डायग्राम बस मैं रफली ही बना रही हूं इसे। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, सिंपल क्या होता है, हमारा जो स्टमक है, स्टमक की जो लाइनिंग है, ठीक है, स्टमक और एज वेल एज डियोडिनम, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है आपका पूरा, और उसमें भी स्पेसिफिकली किसकी बात कर रही हूं मैं, डियोडिनम की बात कर रही हूँ। तो इनकी जो सेल्स होती है ना, यहाँ पे हमारी एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जो हमने डिस्कस की थी 5HT में। ये कौन सी सेल है बेटा, इनका नाम है एंट्रोक्रोमेफिन सेल, पढ़ी थी ना एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स। ठीक है, ये सेल्स कहाँ पे है, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के सरफेस में प्रेजेंट है। ठीक हो गया, और मेनली डियोडिनम में प्रेजेंट है, ध्यान रखना, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। तो होता क्या है, देखो जब भी हम कोई ऐसी, मैंने बताया था आपको, जब भी आप कोई ऐसी चीज खा लेते हो जो बहुत ज्यादा नॉजियस है, जो आपके इस जीआई ट्रैक को इरिटेट कर रही है बेसिकली, ठीक है, जीआई इरिटेंट आपने कुछ भी ले लिया या फूड प्रोडक्ट ऐसा ले लिया जो इरिटेशन कॉज कर रहा है, या फिर आपने कोई ड्रग ऐसी ली हुई है जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग मेनली जो कीमोथेरेपी में यूज होती हैं, ये भी वही काम करती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इरिटेट करती हैं। ठीक है, तो जब भी आप कुछ ऐसा लेते हो जो आपके क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इरिटेशन कॉज कर रहा है, ठीक है, जीआई इरिटेशन, तो जीआई इरिटेंट मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो उसमें सारे आ जाएंगे बेटा, फूड प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है, कीमोथेरेपी के लिए यूज होने वाले एजेंट आ जाएंगे, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो यही काम करती है। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारी ये एंट्रोक्रोमेफिन सेल है ये एक्टिवेट हो जाती है और अपने अंदर से क्या रिलीज करती है, ये 5HT को रिलीज करती है। बताया था एंट्रोक्रोमेफिन सेल ने क्या किया, 5HT को रिलीज किया। अब जो ये 5HT रिलीज हुआ है, ठीक, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, हमारी, आपको पता होना चाहिए, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक के पास पे, स्पेशली इंटेस्टाइन में हमारे माइंट्रिक न्यूरॉन सप्लाई होते हैं। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, यानी कि जब भी हमारे जीआई में कुछ ऐसी डिस्टरबेंस होती है तो एकदम से ये न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और ब्रेन को मैसेज लेके जाते हैं। तो सपोज ये वो न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन था। ठीक है, तो होता क्या है, इस न्यूरॉन के सरफेस में हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, इसके पास रिसेप्टर है, कौन से रिसेप्टर है बेटे, 5HT3 रिसेप्टर है, ध्यान रखिएगा, कौन से हैं, 5HT3 रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जब एंट्रोक्रोमेफिन सेल जीआई इरिटेंट के कांटेक्ट में आके 5HT को रिलीज करती है, तो ये 5HT क्या करता है, इन रिसेप्टर से बाइंड होके इस सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जो ये सेंसरी न्यूरॉन है आपका बेसिकली, ठीक, ये बेसिकली ये जो न्यूरॉन है ना, ये वेगस नर्व का वो है, आप बोल सकते हो वेगस नर्व की ब्रांच है। ठीक है,
तो एकदम से क्या हुआ, ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई, 5-HT3 रिसेप्टर्स। अब समझ में आ रहा है इसका एक्टिवेशन किसकी वजह से हुआ, इसका एक्टिवेशन किसकी वजह से हुआ, 5-HT की वजह से हुआ। अब ये क्या करेगा, देखो जैसे ही ये सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट होगा ना, इस न्यूरॉन के एक्टिवेशन से जो हमारा CTZ है वो तो एक्टिवेट होता ही है, फिर जो क्या करेगा, CTZ एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो किसको एक्टिवेट कर देगा, वॉमिटिंग सेंटर को। बट ये डायरेक्टली भी NTS को एक्टिवेट कर सकता है। ये जो न्यूरॉन है डायरेक्टली हमारे वॉमिटिंग सेंटर को भी एक्टिवेट कर देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक बार अगर ये जो न्यूरॉन है माइंट्रिक न्यूरॉन, जो कि वेगस नाम की ब्रांच है बेसिकली, अगर इसका एक्टिवेशन होता है, और एक्टिवेशन के लिए किसकी जरूरत है, 5-HT की। किसने दिया, एंट्रोक्रोमेफिन सेल ने। तो 5-HT रिलीज हुआ, 5-HT अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद सीधे सीधे क्या हुआ, रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद जो आपका ये न्यूरॉन था ये एक्टिवेट हो गया, और इसके एक्टिवेशन की वजह से, और ध्यान में रखिएगा ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके टर्मिनल में भी आपका 5-HT प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पे इसके रिसेप्टर मेंशन नहीं किया है, मैं यहाँ कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 5-HT के रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, बोथ इन कीमो रिसेप्टर, ट्रिगर जोन एंड वॉमिटिंग सेंटर। मैंने बताया ना ये सारे रिसेप्टर यहाँ पे भी हैं। तो जब ये न्यूरॉन एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, CTZ को भी एक्टिवेट कर देगा, वॉमिटिंग सेंटर को भी एक्टिवेट कर सकता है, और दोनों ही केस में फाइनली होगा क्या, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आएंगे और वॉमिटिंग होगी। ठीक है, तो ये था कि GI ट्रैक का क्या रोल है आपका। ठीक है, और GI इरिटेंट में आपका रेडिएशन भी आता है। ठीक है, अगर कोई आप जैसे कीमोथेरेपी में भी रेडिएशन थेरेपी भी चलती है, जिसमें अलग अलग टाइप की रेज आपकी बॉडी में एंटर करती है, तो उसकी वजह से भी ECF 5-HT को रिलीज करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, 5-HT केवल ECF से रिलीज नहीं होता है ना, हमें और भी चीजें पता है कहां से रिलीज होता है, और कौन सी चीजें जहां से रिलीज होगा, हमारी जो प्लेटलेट्स है। ठीक है, ये हमारी सपोज प्लेटलेट है, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लेटलेट भी, जब भी हमारा क्या होता है, कहीं पे भी कोई इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन है या फिर इंजरी है, तो इन्फ्लामेशन और इंजरी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो प्लेटलेट्स भी अपने अंदर से क्या करती है, 5-HT को रिलीज करती है। तो ये 5-HT फिर क्या करेगा, ये भी वही करेगा, इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, और सेम यही न्यूरॉन जो आपके न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुए तो उसकी वजह से फिर CTZ और वॉमिटिंग सेंटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं एंटोक्रोमेफिन सेल तो रिलीज कर ही रही है 5-HT, साथ ही साथ प्लेटलेट से भी रिलीज होता है, बट कंडीशन चेंज हो जाएगी कि 5-HT प्लेटलेट तभी 5-HT रिलीज करती है जब भी कहीं पे कोई इंजरी हो, इन्फ्लामेशन हो। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये है हमारा इमासिस के पूरा मैकेनिज्म की, इमासिस किस किस तरीके से हो सकती है। तो अब बात आती है एंटीमाटिक्स की। भाई अब आपको समझ में आ गया कि जो हमारी इमासिस है, ये फाइनली जो रिफ्लेक्स आ रहा है कि हमारा GI की मोटिलिटी बढ़ रही है, हमारा इसोफेगल स्फिंक्टर जो है लोअर वो रिलैक्स हो रहा है, एपिग्लॉटिस क्लोज हो रही है, और ये तीनों फैक्टर्स जो हमारे रिफ्लेक्स आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इमासिस हो रही है। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है कि ड्रग्स कौन सी यूज करें। ठीक है, एंटीइमेटिक ड्रग क्या होंगी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें समझने में, बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, अब देखो मैकेनिज्म चाहे कुछ भी था, हम कह रहे थे साइटोटॉक्सिक ड्रग ली है तो उसकी वजह से आपकी वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, बाकी हमने बोला कि GI इरिटेंट कोई है तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है, एयर फ्लूइड ऑसिलेशन हो रहा है तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है। अब यहाँ पे हमें एक और बात यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि जो मेन अगर CTZ को एक्टिवेट करना है तो ये रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन रिसेप्टर्स को अगर कहीं ना कहीं हम इन्हें ब्लॉक कर दें, क्योंकि अगर आपको पता है सपोज कोई इंसान ओपियोइड ले रहा है, ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक मॉर्फिन ले रहा है, अब उसे वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको पता है ना कि CTZ और NTS दोनों में ही म्यू रिसेप्टर प्रेजेंट है। जब ओपियोइड इससे बाइंड हो रहा होगा तभी तो वॉमिटिंग हो रही होगी, तो आप क्या कर सकते हो, म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक करा दो, है ना, आप ऐसी ड्रग दे दो जो म्यू रिसेप्टर को क्या करती हो, ब्लॉक करती हो। समझ में आ रहा है। आपको पता था कि जो कैनाबिनॉइड, जो आपका मैरिजुआना है बेसिकली, जो साइकोएक्टिव ड्रग है, जो जनरली यूज की जाती थी कि आपको अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में है कि बहुत
आपका डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो उसको बहुत उसके डिप्रेस फील कर रहा है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसके लिए इसकी स्मॉल डोज दी जाती थी। तो क्योंकि इसका यूफोरिक इफेक्ट है, इसे लेने के बाद इंसान को अच्छा सा महसूस होता है ताकि वो और चीजों में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि मैरिजुआना की वजह से जब वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से बाइंड हो रही है तभी जाके वॉमिटिंग हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस रिसेप्टर का एंटागनिस्ट दे दो। समझ में आ रहा है? अब कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, कुछ सिचुएशन कैसी है जहां पे आप रिसेप्टर स्पेसिफिक होके नहीं चल सकते। आप ये बोलोगे कि मैम हमने कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एंटागनाइज कर दिया तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं। हमें बहुत टाइम ऐसा होता है, अब सपोज कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है, ठीक है, यानी कि किसी की कीमोथेरेपी चल रही है, तो वहां पे आप कौन सा एंटागनिस्ट दे देंगे? आपको पता ही नहीं है कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, बहुत से केस में हमें पता होता है, जैसे कोई अगर आप किसी के पास आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसका ब्रेन में डोपामीन का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो साइकिक पेशेंट है बेसिकली उनके ब्रेन में क्या है, डोपामीन आपका बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपको पता है D2 रिसेप्टर की वजह से हो रहा होगा, तो आप D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे सकते हो। लेकिन ऐसे केसेस जहां पे हमें पता ही नहीं होता, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मेन अपनी ड्रग के साथ साथ हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में ड्रग भी दिया करते हैं। ठीक है, वहां पे आपका जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे कुछ स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, जैसे डेक्सामेथासोन है, ये आपका बहुत अच्छा माना जाता है कि ये मैसेज के साथ अगर कोई एंटीमाइटिक आप दे रहे हो उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो। अभी मैं बताऊंगी क्या उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ड्रग्स बहुत सारी हैं जो हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब आपको वन बाय वन हम सारी ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इन्हीं रिसेप्टर्स पे फोकस करो। ठीक है, जितने भी रिसेप्टर्स तो मैं भी ओवरऑल दिखे हैं, हम पहले उसी पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो रिसेप्टर हमें दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, H1। ठीक है, वन बाय वन करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है हमारा, H1 रिसेप्टर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड हम क्लियर कर देते हैं सो दैट ड्रग्स को समझने में इजी रहे। अब समझ में तो सबको आ गया है ना। चलिए, जहां पे लगेगा वहां हम कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा ड्रग टारगेट क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास ड्रग टारगेट है H1। तो H1 को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हिस्टामिन की वजह से भी वॉमिटिंग होती है, सबको पता है हिस्टामिन H1 से बाइंड करके आपका वॉमिटिंग करता है, नोजिया वॉमिटिंग प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहली ड्रग जो है वो है H1 ब्लॉकर, जिसमें आती है आपकी प्रोमिथाजीन। ठीक है, प्रोमिथाजीन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, प्रोमिथाजीन। तो देखो इसका क्या फायदा होगा प्रोमिथाजीन देने का, ये सीटीजेड में जो H1 है उसे तो एंटागनाइज करेगा ही, साथ में मैंने बताया वॉमिटिंग सेंटर में भी आपका क्या है, H1 रिसेप्टर है। सेम ये सारे रिसेप्टर यहाँ भी है, तो इसको भी ब्लॉक करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ देखो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में भी हमारा क्या है, H1 रिसेप्टर है। तो इसका मतलब अगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का एक्टिवेशन कब हो रहा है बेटा, एयर फ्लूइड ऑसिलेशन से, यानी कि मोशन सिकनेस की वजह से। आप किसी हिली एरिया में ट्रैवल करते हो तो तभी तो आपके एयर का फ्लूइड आपका बहुत ज्यादा हिलता है ना, उसके उस मूवमेंट की वजह से ही तो ये न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो रहा है ना। तो आपको अगर चाहिए कि मोशन सिकनेस किसी को हो रही है, ठीक है, यानी कि ट्रैवलिंग के टाइम पे या एयर फ्लूइड ऑसिलेशन, एयर प्रॉब्लम की वजह से अगर वॉमिटिंग हो रही है, तो आप ये ड्रग दे सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में आपका H1 और M1 दोनों प्रेजेंट है हालांकि। तो आप ऐसी ड्रग दीजिए जो या तो दोनों पे एक्ट करती हो, या H1 को ब्लॉक करती हो या M1 को ब्लॉक करती हो। और प्रोमिथाजीन की खासियत ही ये थी, मैंने बताया था आपको कि ये H1 को तो ब्लॉक करती ही है, H1 को तो ब्लॉक करती है, प्लस इसका M1 में भी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है। ठीक है क्या, तो ये तो बहुत अच्छी ड्रग हो गई ना हमारे किसके लिए, अगर क्या हो रहा है, वॉमिटिंग किसकी वजह से हो रही है, आपकी एयर फ्लूइड ऑसिलेशन की वजह से हो रही है, यानी कि अगर वॉमिटिंग आपकी मोशन सिकनेस की वजह से हो रही है, ठीक है, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है प्रोमिथाजीन, क्योंकि ये H1 M1 दोनों को ब्लॉक करेगा। तो ये तो आपका क्लियर हो गया मोशन सिकनेस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका M1 के लिए स्पेसिफिक एंटागनिस्ट, क्योंकि प्रोमिथाजीन तो दोनों को ब्लॉक करती है, तो हम 100% कह सकते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर आपका मोशन सिकनेस। बेसिकली अगर मोशन सिकनेस हो रही है तो उसके लिए। अब M1 स्पेसिफिक टारगेट भी देख लेते हैं, कौन सी ड्रग ऐसी है जो M1 को आपकी
ब्लॉक करती है M1 रिसेप्टर को, तो इस कैटेगरी में हमारी ड्रग आती है हायोसिन। ठीक है, हायोसिन एंटीकोलिनर्जिक पढ़ी हुई है आपने। ये हमारी यूज होती है किसके लिए? M1 रिसेप्टर एंटागनाइज करने के लिए। सेम जैसे आपका यहाँ M1 था, हमें पता है वॉमिटिंग सेंटर में भी हमारा M1 प्रेजेंट है। तो ये हायोसिन जो होगी, ये आपका अगर एसिटाइल कोलिन की वजह से, अगर मस्कैरेनिक रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं किसे? हायोसिन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा NK1। यहां दिख रहा है NK1 रिसेप्टर। तो अब ये NK1 को कैसे ब्लॉक किया जाए? NK1 हमें पता है किसका है बेटा? रिसेप्टर सब्सटेंस P का। और सब्सटेंस P किस चीज के लिए जरूरी है? जब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो क्या होता है? पेन ट्रांसमिशन होता है, हमें पेन महसूस होता है, पूरा मैकेनिज्म हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो NK1 का आप एंटागनिस्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेन की वजह से भी, जब कोई इंसान बहुत एक्सट्रीम पेन में होता है तो उस वजह से भी वॉमिटिंग हो जाती है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जब हमें पेन महसूस होता है तो उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस P, जो रोल प्ले करता है। तो सब्सटेंस P CTZ में और NTS में प्रेजेंट अपने NK1 रिसेप्टर से बाइंड होगा, और NK1 से बाइंड होने के बाद वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम NK1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज करते हैं। कौन सी ड्रग है वो? एप्रिपिटेंट। एप्रिपिटेंट आपकी ड्रग है, ड्रग नेम है जो NK1 एंटागनिस्ट है। बहुत टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया? ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड हमें पता है कि मैरिजुआना अगर किसी ने लिया है, जिसमें टेट्राहाइड्रोकैनाबिडॉल हमारा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसे THC भी बोलते हैं, तो अगर इसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है तो आप इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दीजिए। तो CB1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो CB1 को ब्लॉक करने वाले देखते हैं कौन सी ड्रग है। ठीक है, CB1 को जो ब्लॉक करेगी, ड्रग का नाम है हमारे पास नेबिलॉन। ठीक है, नेबिलॉन। अच्छा हाँ, एंटागनिस्ट, एक यहां से बात याद आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये क्या है? मैरिजुआना का जो इफेक्ट है ना, मैरिजुआना का इफेक्ट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स इफेक्ट है। तो ये जो नेबिलॉन है वो CB1 एगोनिस्ट है, एंटागनिस्ट नहीं है। ठीक है, सॉरी, मैंने अभी एंटागनिस्ट बोल दिया था। तो मैं इसके इफेक्ट के बारे में आपको बता दूं कि जब कोई भी इंसान कैनाबिनॉइड लेता है, मैरिजुआना लेता है, तो ये हमेशा कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? एंटीमैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसको लेने से इंसान को इमेसिस नहीं होती है, अब वो उसका इफेक्ट है बस। लेकिन क्या ऑब्जर्व हुआ कि अगर इंसान क्या करता है, आपका लॉन्ग टर्म के लिए मैरिजुआना को यूज करता है, तो लॉन्ग टर्म यूज में इसका इफेक्ट क्या देखा गया है? इमेटिक इफेक्ट। इसको बोलते हैं कैनाबिनॉइड हाइपर इमेसिस, कि लगातार लंबे टाइम तक अगर आप कैनाबिनॉइड्स को यूज कर रहे हो, मैरिजुआना यूज कर रहे हो, तो आपको एंटीमैटिक इफेक्ट के बदले क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? इमेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। और वहीं से ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि CB1 के एक्टिवेशन की वजह से जर्नली क्या होता है? आपका एंटीमैटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा थियोरेटिकली एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल इतना हमें दिमाग में रखना है कि जब भी ये CB1 एक्टिवेशन होगा तो CTZ एक्टिवेट होने की बजाय क्या होगा? आपका इनएक्टिवेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर कोई इंसान बहुत लंबे टाइम के लिए इसे यूज कर रहा है, लगातार लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज कर रहा है, तो तब कैनाबिनॉइड इस रिसेप्टर से बाइंड होके इनएक्टिवेशन के बदले एक्टिवेशन करता है CTZ का, और इमेसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे CB1 एगोनिस्ट जो कि नेबिलॉन है वो देंगे। ठीक हो गया, ये एगोनिस्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास है ओपियोइड रिसेप्टर के लिए भी हम ड्रग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओपियोइड रिसेप्टर्स के लिए आप ओपियोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट, आपका म्यू रिसेप्टर एंटागनिस्ट कोई सा भी यूज कर सकते हो, जैसे नेलोक्सिन है आपका। ठीक है, तो अगर आपको ओपियोइड की वजह से वॉमिटिंग हो रही है किसी इंसान को, तो हम ओपियोइड के लिए जो लेंगे, ओपियोइड के लिए हमारा आ जाएगा नेलोक्सोन। ठीक है, नेलोक्सोन हमारी ड्रग है जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपियोइड का जो म्यू रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगी, और ब्लॉक कर देगी तो CTZ में भी ये है, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, CB1 यहाँ पे भी है कैनाबिनॉइड का, साथ में म्यू यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी म्यू ब्लॉक हो जाएगा, तो वॉमिटिंग नहीं होगी अगर ओपियोइड्स की वजह से वॉमिटिंग हुई है तो। नेक्स्ट हमारे पास है D2 रिसेप्टर। ठीक है,
अब बात आती है भाई ये D2 रिसेप्टर, मैंने बताया आपको किसी भी वजह से अगर इंसान के ब्रेन में डोपामीन का लेवल ज्यादा है तो वो D2 से बाइंड होगा और वॉमिटिंग होती है। ठीक हो गया। इसीलिए जितने आपके कोई भी आप ऐसी ड्रग यूज कर रहे हो जो डोपामीन के लेवल को बढ़ाती है तो उसका एक इफेक्ट ये भी आता है कि नोजिया वॉमिटिंग होती है। जैसे पार्किंसन के ट्रीटमेंट में हम जो ड्रग यूज करते हैं वो डोपामीन के लेवल को बढ़ाने के लिए ही यूज होती है, बेसिकली लीवोडोपा, कार्बिडोपा, है ना। और उनके एडवर्स इफेक्ट आपने देखे होंगे, नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्यों है? क्योंकि डोपामीन का लेवल अगर ब्रेन में बढ़ेगा तो उसकी वजह से ठीक है जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आ रहे हैं कि हमारे मूवमेंट इंपेयर हुए थे पार्किंसन के केस में, वो सब इंप्रूव होगा, लेकिन साथ ही साथ डोपामीन सीटीजेड और एनटीएस में प्रेजेंट D2 रिसेप्टर से भी बाइंड होगा। यहाँ पे भी हमारे पास D2 रिसेप्टर है, तो ये D2 रिसेप्टर से बाइंड होगा और फाइनली क्या होने वाली है? वॉमिटिंग होने वाली है। तो इसलिए हमारे पास जो ड्रग है जो इसके लिए यूज करते हैं वो क्या है? D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये वो ड्रग होंगी जो D2 रिसेप्टर को क्या कर देंगी? ब्लॉक कर देंगी। तो देखते हैं D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये मैं हटा रही हूँ बेटा यहाँ से कि अब है हमारा D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है, D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में कौन सी ड्रग आएगी? हमारी ड्रोपेरिडोल। जो हमारी ड्रोपेरिडोल है, ठीक है, हेलोपेरिडोल का ही कंजेनर है, ये यूज करते हैं। यानी कि एंटीसाइकोटिक ड्रग मेनली यही करती है ना। एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्या काम होता है? साइकोसिस क्यों हुई? डोपामीन के एक्सेस की वजह से। एंटीसाइकोटिक क्या करती है? डोपामीन के लेवल को कम करती है। तो उसके लिए आपकी एक ड्रग तो हो गई ड्रोपेरिडोल, और दूसरी ड्रग हमारे पास यहाँ पे है क्लोरपेराजीन। ठीक है, क्लोरपेराजीन, ये भी आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है, तो ये ड्रग है जो हम यूज कर सकते हैं कब? अगर जो वॉमिटिंग हो रही है वो डोपामीन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो साइकिक पेशेंट पे ज्यादा आपकी यूज होती है। तो ड्रोपेरिडोल और क्लोरपेराजीन रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगी तो इंसान को वॉमिटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट टारगेट हमें दिख रहा है बहुत क्लियरली 5-HT3, और ये 5-HT3 के तो बहुत सारे यूज हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी जो जीआई इरिटेशन की वजह से ईसीएफ ने जो 5-HT रिलीज किया था, या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से प्लेटलेट्स ने जो 5-HT रिलीज किया था, ये सारे कौन से रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं? 5-HT3 से। और तभी जाके ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहा है जो कि फाइनली सीटीजेड और वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, और सीटीजेड और वॉमिटिंग सेंटर में खुद भी क्या है? आपके 5-HT3 रिसेप्टर प्रेजेंट हैं दोनों। तो ये कितना इंपॉर्टेंट ड्रग टारगेट है, आप समझ सकते हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। आपके जीआई ट्रैक्ट में भी जो न्यूरॉन है वो भी इसकी वजह से एक्टिवेट हो रहा है, इसी रिसेप्टर की वजह से। प्लेटलेट से जो 5-HT रिलीज हुआ है उसकी वजह से भी अगर कोई न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहा है आसपास का, चाहे वो ये वाला न्यूरॉन हो चाहे कोई सा भी न्यूरॉन हो, अगर एक्टिवेशन हो रहा है उसका तो वो भी 5-HT3 की वजह से। सीटीजेड में देखो हमारे पास 5-HT3 के ऑलरेडी रिसेप्टर प्रेजेंट है, वॉमिटिंग सेंटर में भी हमारे पास 5-HT3 के रिसेप्टर प्रेजेंट है। यानी कि अगर किसी भी वजह से 5-HT3 रिलीज होता है तो वो इतनी जगह उसके पास इतने टारगेट्स अवेलेबल हैं जहां पे वो बाइंडिंग करा के वॉमिटिंग इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो 5-HT3 है वो क्या है आपका? इसके एंटागनिस्ट हम यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, कौन सी ड्रग यूज करेंगे हम? 5-HT3 एंटागनिस्ट। और 5-HT3 एंटागनिस्ट में आपकी सेट्रॉन कैटेगरी की ड्रग आती है। स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूं मैं, 2 ड्रग लिख देते हैं चलिए, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन। ये हमारी ड्रग है, मैंने पढ़ाया भी है आपको, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है 5-HT, वहां पे हमने 5-HT3 एंटागनिस्ट की बात की थी। तो ये वही ड्रग है, ऑन्डेनसेट्रॉन हो गया, ग्रेनिसेट्रॉन हो गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या करने वाली है? ये क्या करेंगी? 5-HT3 रिसेप्टर्स को क्या कर देंगी? एंटागनाइज कर देंगी। तो उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है? उससे फायदा ये होने वाला है वॉमिटिंग नहीं होगी। इसके अलावा इन ड्रग्स, ये ड्रग इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं क्यों है, मैं एक और इसका इफेक्ट बता देती हूँ कि आप देख रहे हो ना वॉमिटिंग रिफ्लेक्स में सबसे पहला रिफ्लेक्स क्या है आपका? पेरिस्टाल्सिस ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा कि जो 5-HT होता है ना, 5-HT ये क्या करता है? इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ाता है वाया 5-HT3 रिसेप्टर। पढ़ाया था मैंने आपको, जब भी 5-HT3 रिसेप्टर से बाइंड होता है जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट है ये रिसेप्टर, तो हमारा जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो अब आप खुद सोचिए, आप लास्ट स्टेप में आके भी इसे रोक सकते हैं। आप 5-HT3 आपको मतलब नहीं है किसी ड्रग की वजह से हो रहा है, किस वजह से वॉमिटिंग हो रही है, आपको पता है कि वॉमिटिंग का जो रिफ्लेक्स है उसमें सबसे पहला
आपका जीआई ट्रैक की मोटिलिटी बढ़ती है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप ऐसी ड्रग दे सकते हो ना जो इसकी मोटिलिटी को ही कम करती हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से, चाहे वो H1, M1, NK1, CB1, म्यू, किसी के भी एक्टिवेशन की वजह से क्यों ना ये रिफ्लेक्स आ रहा था, लेकिन लास्ट पॉइंट पे आके अगर आपने 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे दिए तो ये लास्ट स्टेप आपका रुक जाएगा, आपके जीआई ट्रैक की मोटिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका एक्सपल्शन हो रहा है जीआई कंटेंट का वो रुक जाएगा। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है? इसीलिए जो 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनका जो दूसरा मैकेनिज्म है वो तो आपको दिख रहा है, 5-HT3 का कहाँ कहाँ पे रोल है, आपको यहाँ पे भी एक बहुत क्लियर कट आंसर मिल रहा है कि भाई ये पेरिस्टालसिस जो जीआई ट्रैक की है उसे क्या करता है आपका, हाँ, बढ़ाता है, ठीक है, ठीक किया है। तो इसके एंटागनिस्ट आप दे दीजिए तो पेरिस्टालसिस होगी नहीं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, रख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसमें एक तो ये वाली बात आ गई, इसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंटीमेटिक है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है वो कौन सी है आपकी, वो है हमारी प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स बेसिकली वो ड्रग हैं जो यही काम करती हैं, जो आपकी पेरिस्टालसिस है ना जीआई ट्रैक की उसे रिड्यूस करती है। जैसे 5-HT3 एंटागनिस्ट ने किया ना, इसे हटा देती हूं मैं, 5-HT3 एंटागनिस्ट ने क्या किया, पेरिस्टालसिस को कम किया ना, क्योंकि 5-HT3 की वजह से पेरिस्टालसिस ज्यादा होती थी। अब जो ये प्रोकाइनेटिक जो ड्रग है, इस कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं वो क्या करती हैं, आपकी पेरिस्टालसिस को कम करती हैं। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आ रही है उनके नाम देखिए क्या है, मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड आपकी ड्रग है, ठीक है, जिसमें आपकी सीसैप्राइड भी आती है, वो सारी मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो देखो ये जो ड्रग है प्रोकाइनेटिक है, ये क्या करती है, सीधे ये भी यहीं पे काम कर रही है, पेरिस्टालसिस को कम करेंगी, पेरिस्टालसिस कम हो जाएगी तो वॉमिटिंग, क्योंकि रिफ्लेक्स को आप रोक रहे हो फाइनली, तो वॉमिटिंग नहीं होगी, ठीक है। अब ये मेटोक्लोप्रामाइड आप ध्यान रखिएगा कि ये काम तो करती है, साथ में ये क्या है, ये इस कैटेगरी में आती है D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, समझ में आ गया, CNS कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, और वोमिटिंग सेंटर में तो इसका रोल है ही, क्योंकि ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लेकिन इसका मेन इफेक्ट देखो हमारे जीआई ट्रैक में है, तो डायरेक्टली ये हमारी क्या कर रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रिड्यूस कर रही है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी, प्रोकाइनेटिक्स आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है। वही मैं आपसे कह रही थी कि अगर मान लीजिए कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है, उसकी वजह से उसे वॉमिटिंग हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कराओगे, आपको तो नहीं पता ना कि कौन से रिसेप्टर एक्टिवेशन की वजह से ये प्रोसेस हुई है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप प्रोकाइनेटिक्स दीजिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप पे आके काम कर रही है। या फिर आप 5-HT3 एंटागनिस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइटोटॉक्सिक ड्रग बेसिकली क्या करती है हमारे, आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि साइटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से भी हमारा जो एंड्रोक्रोमेफिन सेल है, ठीक है, ये क्या करती है, 5-HT को रिलीज करती है, ठीक, तो 5-HT का रोल हो सकता है। ये तो आपका प्रोकाइनेटिक तो आपके इफेक्टिव है ही, तो ये ड्रग यूज होती है ऐसे केसेस में जहां पे हमें स्पेसिफिक रीजन नहीं पता होता है। अलॉन्ग विद सम अदर ड्रग, कुछ और ड्रग्स भी हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आपकी एडजुवेंट एंटीमेटिक, यानी कि जो कॉम्बिनेशन में दी जाती है बेसिकली। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी आपकी ड्रग है जो एडजुवेंट की तरह यूज की जाती है। तो देखें यहाँ पे कौन सी है, चलिए क्या बोलेंगे इन्हें, एडजुवेंट एंटीमेटिक, यानी कि ये ऐसी एंटीमेटिक है जो अकेले देख के कुछ नहीं होने वाला, आप इन मेन कैटेगरी की ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में इन्हें दे सकते हैं। तो सबसे पहली ड्रग हमारे पास है डेक्सामेथासोन, ये सबको पता है, ये स्टेरॉइड है, ठीक है। डेक्सामेथासोन का देखो एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो पता नहीं है, ठीक है, ये कैसे काम करती है ये हमें नहीं पता है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड जो थियरीज दी गई हैं कि वॉमिटिंग हो सकता है कि इस वजह से ये वॉमिटिंग में आपका वॉमिटिंग को कम कर रही हो या एंटीमेटिक की तरह वर्क कर रही हो, तो वो थ्योरी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो जो हमें बहुत कॉमन सी पता है, डेक्सामेथासोन क्या करेगा, फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है उसे कम करता है, ठीक है। स्टेरॉइड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पेन को कम करने में भी इनका रोल है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जब भी रिलीज होता है वो हमारी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कि पेरिस्टालसिस ऑफ जीआई ट्रैक। प्रोस्टाग्लैंडिन जो E2 है स्पेसिफिकली PGE2, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है।
अब क्योंकि आपने डेक्सामेथासोन दिया है और पीजी सिंथेसिस नहीं हो रही है, यानी कि PgE2 नहीं बन रहा है, तो खुद ब खुद आप कह सकते हो ना पेरिस्टाल्सिस GI ट्रैक्ट की नहीं हो रही होगी। शायद यही रीजन है कि वॉमिटिंग नहीं हो रही होगी। समझ में आया पहला रीजन? ठीक है, तो पहला है आपका पीजी सिंथेसिस और दूसरा है आपका ये बोला जाता है कि जो डेक्सामेथासोन है ये हमारा क्या करता है, जो हमारे ओपिएट्स होते हैं, ठीक है, एंडोजिनस जो ओपिएट्स है उनके सिंथेसिस को भी कम करता है। तो डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंडोजिनस ओपिएट्स। एंडोजिनस ओपिएट्स मतलब आपको मैंने बताया था ना, ओपिएट्स हमारे जो एंडोजिनस होते हैं जैसे एंडोर्फिन है, डायनोर्फिन है, एनकेफ्लिन है, ये सारे क्या है, ओपियोइड है जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जो पेन रिलीव करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये माना गया कि जो डेक्सामेथासोन है वो ओपिएट्स की सिंथेसिस को कम करता है। और हमें पता है कि ये ओपिएट्स जो है ये म्यू रिसेप्टर से बाइंड होकर क्या कराते थे, वॉमिटिंग कराते थे। तो जब इनकी सिंथेसिस ही कम हो रही है तो ये इन रिसेप्टर्स को, म्यू रिसेप्टर्स को CTZ या वॉमिटिंग सेंटर में एक्टिवेट कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? तो ये इसके पीछे की थियरी है। हालांकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म नहीं पता है कि कैसे डेक्सामेथासोन आपका इमासिस में हेल्प करता है, आप बोल सकते हो इमासिस को रोकता है। ठीक है, इसके अलावा डेक्सामेथासोन के अलावा एक और हमारी एडजुवेंट में आती है एंटीमाइटिक, वो कौन सी है? डेक्सामेथासोन हो गई हमारी। सेकेंड जो ड्रग है वो है हमारी बेंजोडाइजेपिन। अब बेंजोडाइजेपिन क्या करती है, देखो क्या इसका मैकेनिज्म हो सकता है। बेंजोडाइजेपिन सबको पता है हिप्नोटिक सेडेटिव CNS डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग है। तो होता क्या है, कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसके बारे में सोच के ही आपको वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपने देखी थी या कुछ ऐसी चीज आपने फेस की जिसके बारे में सोचते ही, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि किसी का ऑपरेशन होना है, ठीक है, इंसान को पता है मेरा ऑपरेशन होना है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो पहले ही इतना घबरा जाते हैं ना, उसकी वजह से उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब इसको बोलते हैं हम एंटिसिपेटरी वॉमिटिंग, एंटिसिपेटरी इमासिस क्या होती है कि किसी चीज के एंटिसिपेशन से, केवल सोचने मात्र से ही आपको वॉमिटिंग हो रही है। तो वैसे केस में आप इन्हें यूज कर सकते हो बेंजोडाइजेपिन, क्योंकि ये CNS डिप्रेसेंट है, सेडेटिव इफेक्ट लाते हैं। तो इंसान की जो एंजियस फीलिंग है, अगर वो किसी चीज से घबरा रहा है जिसकी वजह से वो वॉमिटिंग हो रही है, तो वो इसे क्या कर देगा, आपका दूर कर देगा। समझ में आ रहा है? बेंजोडाइजेपिन का यूज आप कब करेंगे? तो बेंजोडाइजेपिन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी डायजेपाम यूज हो सकती है एंटीमाइटिक की तरह। मेनली इसमें आती है जो ड्रग सबसे ज्यादा यूज होती है वो मैं बता देती हूँ आपको, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की मिडाजोलम। मिडाजोलम आपकी ड्रग है जो यूज होती है आपकी, ध्यान रखिएगा, बेंजोडाइजेपिन को आप कब यूज करोगे? एंटिसिपेटरी इमासिस में, जब किसी चीज को सोच के ही, किसी चीज के बारे में सोच के ही, किसी इवेंट के बारे में सोच के ही आपको क्या हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये एंजाइटी को कम करेगी, आपको थोड़ा सिडेटेड फील कराएगी। तो ये है ऑल अबाउट एंटीमाइटिक। लेट मी चेक कि कुछ आपका छूटा ना हो, है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक पोस्ट ऑपरेटिव इमासिस भी होता है, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद भी आपका क्या होता है, सर्जरी हुई है, उसके बाद उसे इमासिस वॉमिटिंग होती है। तो उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ड्यूरिंग जब हमारी सर्जरी हो रही होती है, तो जब स्टार्टिंग में हम एनेस्थीसिया देते हैं इंसान को बेहोश करने के लिए, तो उस टाइम में हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती है जिसकी वजह से इमासिस हो सकती है। तो उन्हीं का वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। लाइक ओपिएट्स दिए जाते हैं, मॉर्फिन के इंजेक्शन लग रहे हैं ताकि इंसान को पेन महसूस ना हो। इवन आफ्टर सर्जरी भी दिया जाता है, क्योंकि कट लगे हैं, पेन होगा, तो वो ओपिएट एनाल्जेसिक्स आप देते हैं। ठीक है, बहुत टाइम आपकी फाइसोस्टिग्मिन अगर आपने दे रखी है, ठीक है, तो वो आपको पता है वो भी क्या करेगी, फाइसोस्टिग्मिन अगर आपने किसी को दिया था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका फाइसोस्टिग्मिन किस कैटेगरी का है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज ना, तो ये क्या करेगा, आपका एस्टाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाएगा। तो एस्टाइलकोलिन आपको पता है M1 रिसेप्टर आपके क्या करते हैं, अगर एस्टाइलकोलिन M1 से बाइंड होगा तब भी आपकी वॉमिटिंग होती है। तो ऐसे केस में अगर आपने आई में कोई सर्जरी और थी, आपने फाइसोस्टिग्मिन दी, सपोज आपने ओपिएट्स दिए हुए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद भी इंसान को क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, इमासिस होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पे कल्प्रिट ड्रग कौन सी है, आपने क्या ड्रग दी थी, आपने ओपिएट्स दिए थे तो आप
ओपिएट के ब्लॉकर आप यूज करोगे, समझ में आ रहा है। अगर आपने सपोज फाइसोस्टिगमिन दिया था तो आप एस्टाइलकोलिन के ब्लॉकर यूज करोगे, जैसे हायोसिन आपने यूज कर लिया, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट इमासिस एंड एंटीमाटिक ड्रग, ठीक है। हालांकि इस लेक्चर में एंटीमाटिक हमें डिटेल में देखना था, लेकिन इमासिस को पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने दोनों को इंक्लूड किया है। बट अगर आपको इमासिस अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप उस लेक्चर को देख सकते हो। और वो लेक्चर एक तरीके से एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है आपकी यूट्यूब की, ठीक है, क्योंकि वो आई थिंक मेरा फर्स्ट और सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।